ये नीचे में हम सुबोध सर बिहार श्री भैंसासुर से नमस्कार करते हैं। यह क्लास पॉलिटेक्निक है, इसका नाम है प्रकाश का। आज प्रकाश का परावर्तन एवं आवर्तन है ना। चलिए यह है क्या है? चलो जुड़ गया। देखिए, तो प्रकाश का परावर्तन एवं आवर्तन, आवर्तन है इसमें ही जानिए पहले कि अच्छा पढ़िएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कि प्रकाश हमेशा या प्रकाश खाली लिख करके तब आगे बढ़ जाए, रुक जाओ। प्रकाश लाइट, तो प्रकाश एक वैसा माध्यम है प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। करती है। इसे प्रकाश ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत कहते हैं। हमारे नेत्र के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। पहले प्रकाश वस्तु पर आती है, अब परावर्तन के बाद नेत्र के रेटिना पर बनती है। हमारे नेत्र के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, अब परावर्तन के बाद नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे नेत्र के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, अब परावर्तन के बाद
बाद नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और अस्थाई बनता है। अस्थाई बनता है। हमारे नेत्र के पास अपना प्रकाश होता नहीं है। पहले प्रकाश वस्तु पर आती है, अपरावर्तन के बाद नेत्र पर जाती है। नेत्र के रेटिना वस्तु प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और अस्थाई बनता है। तब आ जाइए आप, इसमें हमको कुछ नहीं कार्य करना है, इसमें आवश्यकता नहीं है। यानी सबसे अधिक प्रकाश का वेग निर्वात ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अल्फा बीटा गामा होती है। ओजोन के पहले प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अल्फा बीटा गामा होती है। यह हानिकारक किरणें होती है, यह कोशिकाओं को छिद्र कर देती है। तो यह किरण को ओजोन परत करता अवशोषित तब वायुमंडल में पहुंचती है। तो वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश का वेग 2.25 मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद एक होता है विषमदैशिक माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल समान होती नहीं है। तो विषमदैश क्रिस्टल टूरमेलिन एक पदार्थ है। क्रिस्टल टूरमेलिन एक पदार्थ है क्रिस्टल टूरमेलिन एक पदार्थ है जिसमें प्रकाश की चाल समान रहती नहीं है। तो क्रिस्टल टूरमेलिन विषमदैशिक माध्यम है और दर्पण मिरर 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण। प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर
और तीसरा आपका है पारवलयिक दर्पण। पाराबोलिक मिरर है। तब आप आ जाइए समतल दर्पण में क्या आता सुन लीजिए। समतल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण पॉइंट फर्स्ट, समतल दर्पण पर पारा प्लस सिंदूर बराबर अमलगम। अमलगम, ये अमलगम है। अमलगम का लेप होता है उसे रजतित या कलई कहते हैं। कलई कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन निचली सतहों से होती है। निचली सतहों से होती है। इससे प्रकाश का परावर्तन ऐसे देखना है, इस तरह से देख सकते हैं आप। इस समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण है, रजतित या कलई है। तो प्रकाश का परावर्तन नीचे सतह से होती है, आपतित तो परावर्तित। दूसरा, मगर दर्पण पर चांदी का लेप हो एजी का लेप हो तो प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतह से होती है। सतह से होती है। यदि चांदी का लेप ऐसे हो चांदी का लेप हो ये चांदी का लेप है। तो प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतहों से होती है। ऊपरी सतहों से होती है। ये चांदी का लेप हो तो प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतहों से होती है। ये दो गुण हो गया।
और तीसरा है समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी पर वस्तु प्रतिबिंब बनता है, अगर ये दर्पण जितना आगे बस उतना पीछे प्रतिबिंब, वस्तु है वस्तु डी तो प्रतिबिंब भी डी दूरी पर बनता है। डी बनता है तो उससे प्रतिबिंब बनता है। हमेशा प्रतिबिंब चौथा पॉइंट, हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चौथा पॉइंट, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा काल्पनिक पीछे सीधा काल्पनिक वस्तु के ऊंचाई के बराबर बनता है। अब पांचवा में है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की आधी होती है। यदि आप 5 फीट के हैं तो दर्पण चाहिए 2.5 फीट का दीवार पर, आप पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन कैसे ऐसे सेट करने हैं उस दूर से, तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की आधी होती है। व्यक्ति की ऊंचाई की यदि व्यक्ति 5 फीट, दर्पण 2.5 फीट,
व्यक्ति 6 फीट, दर्पण 3 फीट, आधी होती है। अच्छा, और छठा है, अगर 2 दीवार है, उसके मध्य में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए यहाँ दर्पण तिहाई चाहिए। 2 दीवार के मध्य में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस दीवार का प्रतिबिंब पाने के लिए दीवार पर तिहाई चाहिए। अगर ये दीवार 30 फीट का है, दर्पण ये 10 फीट का, तिहाई, तो दीवार का पूरा प्रतिबिंब यहाँ दिखाई पड़ जाएगा जब व्यक्ति मध्य में हो। तो जब व्यक्ति 2 दीवार के मध्य में हो, तो दूसरा दीवार का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए पहला दीवार पर दर्पण की ऊंचाई दूसरा दीवार की ऊंचाई की तिहाई होनी चाहिए। ऊंचाई तिहाई होनी चाहिए। कितना आसान है, समझ में आ रहा होगा, समझ आ रहा है कि 2 दीवार के मध्य में व्यक्ति हो, इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब पाने यहाँ दर्पण तिहाई चाहिए। और दीवार 30 फीट का है, दर्पण चाहिए यहाँ 10 फीट का। समझ में आ रहा जी, मैसेज कर, समझ में आ रहा जी, समझ में आ रहा जी, समझ में आ रहा जी? हाँ, नहीं क्यों भैया, ये पॉलिटेक्निक है, इतना तो आसान बता रहे हैं, इतना आसान तो है, ऑब्जेक्टिव है। कल का वीडियो क्यों हटा दिया? अच्छा, आज दोनों लोड कर देते हैं, आज कर देंगे लोड, पर आज पढ़ो, देखते हैं क्या होता है। वो ऐप पर चला गया है, उसको हम लाते हैं ना, तो पहले पढ़ो। एक नए कहा, मैंने कि नए कैसे कहा, 2 दीवार है और उसके मध्य में व्यक्ति है, इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब पाए, दीवार पर दर्पण को चाहे दीवार की तिहाई, 30 फीट का ही क्या है, 10 फीट का, और तिहाई चाहिए। अच्छा, सतमा है, सतमा में क्या है आपको, यदि किसी समतल दर्पण को, यदि किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाती है, इस बता रहे हैं, तो बता रहे हैं। यदि दर्पण घुमाए 30 से तो 2 थीटा, 3 दूनी 60 डिग्री से, इसे मान लिया ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, तो ये आपतित किरण,
ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। आपतित, ये परावर्तित। इसको दर्पण घुमा दो। पहले दर्पण था डैश और दर्पण से घुमा दो। ऐसे घूम गया दर्पण, ऐसे दर्पण घूम गया ही। तो घूम गया थीटा कोण से। मान लो ये हो गया पी क्यू हो गया। तो जो परावर्त यहाँ ए यहाँ बी, तो जो परावर्तित है ना, तो ये समतल दर्पण है। आपतित तो परावर्तित। और जैसे दर्पण घुमा दिए थीटा से, तो ये वही रहेगा, लेकिन यह जो परावर्तित किरण है ये आगे बढ़ जाएगा। इससे यह अब हो गया परावर्तित किरण। ये हो गया 2 थीटा से। अगर यह 60 डिग्री, 60 दूनी 120 डिग्री। अगर यह 30 डिग्री, यह 60 डिग्री, यानी 2 थीटा से आगे बढ़ जाती है, यानी घूम जाती है। थीटा तो 2 थीटा। यदि समतल दर्पण का कोई क्वेश्चन पूछ दे, यदि समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण 2 थीटा 2 गुने 30 डिग्री, 60 डिग्री से 60 डिग्री से आगे बढ़ जाती है। परावर्तित किरण 2 थीटा 2 गुने 30 यानी 60 डिग्री से क्या आगे बढ़ जाती है। कितना से? 60 डिग्री से आगे बढ़ जाती है। नियम इसका है। अच्छा, उसके बाद है क्या? अब क्या देखो है कि तुम जब समतल दर्पण को यदि समतल दर्पण है तो तुम समतल दर्पण की ओर जिस वेग से जाते हो, तुम समतल दर्पण की ओर जिस वेग से जाते हो उससे दुगना वेग से प्रतिबिंब आती हुई मालूम पड़ती है। यह अपेक्षित वेग के कारण होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी जा रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उधर से आ रहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप उसको कैसे देखोगे? तो 50-50 100, क्योंकि हम अपने आप को देख के गाड़ी नहीं चला रहे हैं। या 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वो अभी 50 जा रहा है, तो हम गाड़ी चला रहे हैं सामने वाले देख करके,
तो हमारी चाल कहाँ जुड़ गया? सामने वाले में। उसी प्रकार आप जिस वेग से समतल दर्पण की ओर जाते हैं उससे दुगने वेग से प्रतिबिंब समतल दर्पण की ओर आती हुई वस्तु की ओर आती हुई मालूम पड़ती है। यदि आप जाते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड तब प्रतिबिंब क्या है? 20 मीटर प्रति सेकेंड से आती हुई मालूम पड़ेगी। अगर आप जा रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ रहे हैं तो प्रतिबिंब जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड से आती हुई क्या पड़ती? मालूम पड़ती है। वास्तविक नहीं, मालूम पड़ती है आपेक्षिक वेग के कारण। आपेक्षिक वेग क्या होता है? विपरीत जुड़ता है। जैसे आप जा रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उधर 50 किलोमीटर को आ रहा है तो आप उसको देखिएगा 100 की आपकी चाल वहाँ जुट गया उसमें। हाँ, जब आप अभी कहीं रोड किनारे स्थिर हैं, आप चल नहीं रहे हैं, आपको गाड़ी 50 किलोमीटर से आ रहा है तो उसको हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ही देखें, क्योंकि हम तो स्थिर हैं, हम लोग चल नहीं रहे, हम तो स्थिर हैं। उसी प्रकार क्या है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर जिस वेग से जाती है उससे दुगना वेग से प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर आती हुई मालूम पड़ती है। उससे दुगना वेग से प्रतिबिंब व्यक्ति को आती हुई क्या पड़ती है? मालूम पड़ती है। हम जाते हैं x से तो कितना से? 2x से। बोलो जी, अगर हम जा रहे हैं दर्पण की ओर दौड़ रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड तो प्रतिबिंब कितना दिखाई पड़ेगा आते हुए? हम जा रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड तो प्रतिबिंब कितना दिखाई पड़ेगा? हाँ, 40, 20 पकड़ा दुगुना वेग से। हाँ, दुगुना वेग से। अच्छा, फिर पूछेंगे, बोलो तो, यदि समतल दर्पण को घुमा दिए 30 डिग्री के कोण से, यदि समतल दर्पण घूम गया 30 डिग्री कोण से तो परावर्तित किरण कितना से घूम जाएगी? 60 से। हाँ, सही है, वाह, 60 से घूम जाएगी, सही है। सही जवाब दे रहा है। सही जवाब है। मालूम पड़ती है। आपकी मालूम पड़ती है। अब है, जब व्यक्ति स्थिर हो, तो समतल दर्पण को
जिस वेग से जब व्यक्ति स्थिर हो तो समतल दर्पण को जिस वेग से जब व्यक्ति स्थिर हो तो समतल दर्पण को जिस वेग से वस्तु की ओर समतल दर्पण को जिस वेग से वस्तु की ओर लाया जाता है तो उसी वेग जिस जब व्यक्ति स्थिर हो दर्पण को जिस वेग से व्यक्ति की ओर लाया जाता है व्यक्ति की ओर लाया जाता है तो उसी वेग से प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर आती हुई मालूम पड़ती है। जब व्यक्ति स्थिर हो तो समतल दर्पण को जिस वेग से लाया जाता है उसी वेग से प्रतिबिंब आती हुई क्या पड़ती मालूम पड़ती है। हम स्थिर हैं, हम कहीं रोड पर स्थिर हैं, हम कहीं सड़क पर स्थिर हैं तो जिस वेग से मोटर कार आती है उसी वेग से उसको देखते हैं। यदि आ रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से हम उसको देखते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अगला है कि समतल दर्पण में बने समतल दर्पण का विचलन को डेविएशन एंगल समतल दर्पण का विचलन कोण डेविएशन एंगल जैसे कोई समतल दर्पण है तो ये किरण सामने जाना चाहिए। ये आपतित किरण ये आपतित किरण की काल्पनिक रेखा रेखा ये परावर्तित किरण अब देखो तो जाना चाहिए सामने इतना मुड़ जाता है। जो दर्पण है ये समतल दर्पण है तो यह आपतित किरण ये परावर्तित किरण जाना चाहिए सामने, इसको जाना चाहिए सामने लेकिन यहाँ से परावर्तित होती है, यहाँ से परावर्तित होती है तो इतना मुड़ा देखो इतना मुड़ गया ये
डेल्टा, ये विचलन कोण हो गया। सही रास्ता सामने है, जब दर्पण लगाए तो ये यहाँ आ गया, इतना मुड़ा, ये हो गया विचलन कोण डेल्टा से। यानी आपतित किरण की काल्पनिक रेखा, ये परावर्तित किरण है, किरण है, ये आपतित किरण है। किरण है, तो आपतित किरण की काल्पनिक रेखा काल्पनिक रेखा और परावर्तित किरण के बीच के कोण को, किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। बीच के कोण को कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। किया जाता है कि डेल्टा है, इसे डेल्टा द्वारा क्या है सूचित किया जाता है। इस तरह से विचलन कोण है, इसे डेल्टा द्वारा क्या सूचित किया जाता है। अब देखो ये कोण क्या है, ऐसे ही आपतन कोण, आई आर, तो आई बराबर आर, यहां बनता है 180 डिग्री का कोण। संरेखियों के अवगित से आसन कोणों जो 180 डिग्री, ये आसन कोण है। AON, BON और BOC 180 सरल रेखा है। AON BOC 180 डिग्री सरल रेखा है। AON BON BOC 180 डिग्री। ANI R डेल्टा 180 डिग्री, R बराबर I बराबर दोनों होता है 180 डिग्री। डेल्टा 180 माइनस 2I हो गया विचलन कोण। यदि आपतन कोण 30 डिग्री तो विचलन कोण निकालें। तो आई बराबर विचलन कोण
180 डिग्री माइनस 2i, आई का मान 30 डिग्री, 180 माइनस 60, 120 डिग्री। फिर याद रखिए विचलन कोण 180 माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री, आई का मान 30 डिग्री, तो 3 दूनी 60, 180 में 120 डिग्री, ऐसे मूल्यवान बना दीजिए। विचलन कोण रखिए आज 180 माइनस 2i, आई 30 डिग्री, तो 180 माइनस 60, 120 डिग्री, आई 10 डिग्री, 10 दूनी 20, 180 माइनस 20, 160 डिग्री, है ना। बोलो यदि आई का मान 20 डिग्री, विचलन कोण बोलो, विचलन कोण बोलो, एक 160 रे, 180 माइनस 2i 120 देता है, 180 माइनस 2i, एक 180 माइनस 2i, चलो अब है समतल, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंब की संख्या निकालें। दो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, ये थीटा कोण है। हमको प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। दो समतल दर्पण थीटा पर है तो प्रतिबिंब संख्या निकालना है। देखते होंगे आप जब बैठे हैं सैलून में, और ताकि 5-6 दिखाई पड़ा प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण के कारण ऐसा होता है। आप बैठते हैं सैलून में, देखते हैं कि 8-9 प्रतिबिंब बन रहा है, किसके कारण? समतल दर्पण के कारण होता है। इसमें क्या देखो, फर्स्ट में यदि 360 डिग्री बटा थीटा विषम संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या सम संख्या बने, तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। यदि सम संख्या आ जाएगी तो 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1,
थीटा -1, प्रतिबिंब संख्या 60 डिग्री बटा थीटा -1 है ना। यदि क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण 10 डिग्री के कोण पर या 60 डिग्री के कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंब की संख्या निकालें। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। तो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। कितना प्रतिबिंब? मिठू बजा गया है, ईग लेके ईग कहाँ पर गए हैं? और छोड़ दें कल जैसे नहीं छोड़ने के लिए छोड़ दो। नहीं कल छोड़ नहीं। तो प्रतिबिंब की संख्या कितना है ये? कितना है ये? और 5 प्रतिबिंब, ठीक है। वाह, बड़ा तेज है कुलदम। 5 प्रतिबिंब। क्योंकि यदि थीटा 60 डिग्री है तो हल में थीटा बराबर 60 डिग्री। तो चेक करो इसको, 360 डिग्री बटा थीटा जो सम है, सम है। प्रतिबिंब संख्या 1 घटा दो, 6 घटाए 5, जहां सम आएगा 1 घटा दो। तो प्रतिबिंब की चेक कर पड़े 360 थीटा जो 60, 6 जो सम है। तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा -1, 360 डिग्री बटा 60 डिग्री -1, 360 बटा 60 -1, 6 -1 तो 5 प्रतिबिंब। जहां सम में घटा देना है, अभी सम वही रह जाएगा। इसे दो सम जो झुका हुआ है 10 डिग्री पर, तो 360 बटा 10 36 जो सम है, तो 36 - 1 35 प्रतिबिंब। सम में घटा देना है। अच्छा अब देखो है, अगर दो समतल दर्पण यदि 360 डिग्री बटा थीटा विषम संख्या, विषम संख्या तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर थीटा, बस इतने रह जाएंगे विषम। जैसे हमारे क्वेश्चन में कि दो समतल दर्पण का 72 डिग्री के कोण पर झुका है, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालें।
निकाल लेंगे। थीटा 72 डिग्री, तो 360 डिग्री बटा 72 डिग्री कट गया 5, जो विषम है। प्रतिबिंब की संख्या संख्या 5, विषम में घटता वही रह जाता है, असम में घटता, विषम में घटता नहीं। अच्छा, तीसरा में है यदि भिन्न आ जाए, यदि भिन्न आ जाए यदि 360 डिग्री बटा थीटा थीटा भिन्न हो, प्रतिबिंब की संख्या पूर्णांक क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण 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 11 डिग्री के कोण पर या 13 डिग्री के कोण पर झुके हो, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालें, प्रतिबिंब की संख्या निकालें। तो थीटा बराबर 13 डिग्री, तो 360 डिग्री बटा 13 डिग्री, 360 डिग्री बटा 13, तो 360 बटा 13 26 0, तो 91 हो जाता है, घट गया 9, 27 पूर्णांक 9 बटा 13, पूर्णांक 27 है, तो प्रतिबिंब की संख्या 27, 360 बटा 13 0, 100 91 9, 27 9 बटा 13 27 प्रतिबिंब। अब पॉइंट भी आ जाएगा, पॉइंट 90, 13 से 78 से 78 27.6 27 प्रतिबिंब। प्रतिबाधा होता नहीं, 27 प्रतिबिंब पूर्णांक में दशमलव मिलाते हैं 27 पॉइंट कुछ, तो 27 प्रतिबिंब सही। तो 360 बटा 13 26 26 6 बटा 100 0, 100 91 10 प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। या पूर्णांक 27 प्रतिबिंब बना देखो।
दो समतल दर्पण 17 डिग्री के कोण पर झुका है। प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? 21। की संख्या प्रतिबिंब की संख्या बटा 17। 17 34 20। हाँ 21 को 21 पूर्णांक संख्या 21 और संख्या 21 होती है। कैसे होगा? अगला चौथा पॉइंट में है दो समांतर समतल दर्पण एक वस्तु हो तो प्रतिबिंब की संख्या निकालें। प्रतिबिंब की संख्या निकालें। दो समांतर समतल दर्पण की वस्तु है। तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण, समांतर रेखा है, इसके बीच का कोण होता है 0 डिग्री। समांतर रेखाएं कहीं कटती नहीं है, रेखाएं कहीं कटती नहीं है, इसके बीच का कोण बोलो 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा।
360 डिग्री बटा 0 डिग्री, जीरो अनंत, अनंत प्रतिबिंब हो गई। बोलो अच्छा से, ये दो समांतर समतल दर्पण है, इसके बीच की वस्तु उसका अनंत प्रतिबिंब बनेगा। इस समांतर रेखाएं कहीं कटती नहीं है, समांतर रेखाएं कहीं कटती नहीं है, कहीं कटती नहीं है। थीटा 0 डिग्री, प्रतिबिंब संख्या 360 बटा थीटा, 0 डिग्री 360 बटा 0, अनंत, अनंत प्रतिबिंब, अनंत बनेगा प्रतिबिंब। अच्छा, अब है अवतल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण होता है। तो सुन लो, इसमें क्या आता है गोलीय दर्पण में, देखो होता क्या, सुन, यदि गोलीय दर्पण है कोई नहीं हो रही है, मैं अपने पहाड़े अकेले भी मेरा टेढ़ा हो सकता है। अवतल दर्पण ये अवतल दर्पण है, ध्रुवी फोकस एफ, वक्रता कण सी, यहाँ वस्तु है, वस्तु है, वस्तु है। तो जानो कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है दो तरह से, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। ध्यान देना थोड़ा सा, 2 मिनट। ये अवतल दर्पण है, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनता है दो तरह से, एक नीचे बनता है, इसका नाम है वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब एक दर्पण के पीछे बनता है, इसका नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक, ये वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा होता है वास्तविक, सीधा काल्पनिक। तो वस्तु दूरी को यू से, अब प्रतिबिंब दूरी को भी से, फोकस दूरी को एफ से, अब वक्रता केंद्र को आर से, ये दूरी भी से, वस्तु की ऊंचाई h1, यू आर एफ भी
भी। तो वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब ऊंचाई h2 है ना। तो दर्पण के सामने माइनस और पीछे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसमें वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r। वस्तु की ऊंचाई h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2। आवर्धन m, आवर्धन m, आवर्धन को m से, इसमें प्रतिबिंब बनता दो तरह से, एक उल्टा एक सीधा, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। ऐसे कह दे तुमको कि वस्तु की ऊंचाई अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की 5 गुनी है। तो माना कि वस्तु की ऊंचाई प्लस माइनस 5x, क्योंकि उल्टा है तो माइनस, सीधा है तो प्लस, दोनों हो सकता है। यदि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का 5 गुना है अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता दो तरह से, उल्टा भी और सीधा भी। उल्टा तो -5x, सीधा +5x। यदि कहता वास्तविक तो -5x, काल्पनिक +5x। कुछ नहीं कर रहा था, नहीं दोनों बन सकता है, वास्तविक या काल्पनिक, +-5x, 5x।
और अवतल दर्पण में वस्तु और ऐसे कहता कि वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 बराबर -5x, काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई +5x -u -r -f -v +h1 +h2 -h2 नीचे है, बाएं माइनस दाएं प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। और अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच के दूरी का योग फोकस दूरी का 4 गुना होता है। यानी u प्लस v बराबर 4f। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अरे सूत्र u प्लस बराबर 4f, ये 4 गुना होता है 4f। अवतल दर्पण में u प्लस बराबर 4f। अगर हमको फोकस दूरी दिया हुआ 10 cm, u प्लस भी 10 चौका 40 cm प्लस 4f, 4 गुना होता है ना। और ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण एफ सी पी वस्तु हमेशा प्रतिबंधता पी एफ के बीच एफ या भी अब हमेशा प्रतिबंधता पी एफ के बीच उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबंधता पी एफ के बीच प्रतिबिंब बनता है। पी एफ के बीच बनता है, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच बनता है, पी और एफ के बीच बनता है, पी एफ के बीच बनता है, ध्रुव मुख्य फोकस के बीच बनता है,
तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब पीएफ के बीच बनता है, छोटा बनता है हमेशा। और तब तुम कह सकता है F बराबर R/2। दर्पण का सूत्र वन बटा भी प्लस 1/u तो 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। 1/v प्लस 1/u 1/f दर्पण का सूत्र है। अच्छा, उसके बाद H2/H1 आवर्धन m बराबर v/u, तो H2 माइनस v/u दर्पण है, तो H2/H1 माइनस v/u, वन माइनस v/f आवर्धन। बहुत हम पहले बताए थे कि 1/v प्लस 1/u 1/f होता है ना, v से गुना होता है, v/v v/u 1/f कट गया, अब प्लस तो माइनस v/f माइनस v/u m का माइनस v/f होता है। ये होता है इसका फार्मूला। अब इस पर हिसाब बनेगा कि अब R/2 दर्पण का सूत्र 1/v 1/f H2/H1 आवर्धन बराबर माइनस v/u, ये दर्पण का आवर्धन है, माइनस v/u माइनस v/u आवर्धन है दर्पण का, है ना। इस पर तुमको टोटल हिसाब बन जाएगा। इस पर आपका एक भी हिसाब नहीं छूटेगा, आपको सब हिसाब जैसा बताए हैं इसमें, तो सब हिसाब बन जाएगा। 1/v 1/u 1/f दर्पण का सूत्र। अतः हम इस पर कुछ हिसाब बताएंगे। ये बहुत आसान है कि हमेशा पीएफ के बीच बनता है। R/2 10 1/v 1/f आवर्धन H2/H1 आवर्धन माइनस v/u H1 माइनस v/u माइनस v/f। तो उसके बाद समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण उसका आवर्धन होता है +1, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई समान होती है, +1 होता है। तो आज तुमको प्रकाश का परावर्तन तक लाए हैं। अब बर्तन नहीं पहुंच पाए, सोचे पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ हिस्सा कुछ हिसाब बता देंगे, तब आगे बढ़ेंगे। बहुत मेन फार्मूला है U + C 4F। अगर दिया हुआ फोकस दूरी दिया हुआ है तो वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी का योग, तो फोकस दूरी का 4 गुना, तो 20 चौका 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। U + C 4F। सोचा न्यूटन का सूत्र बता ही देते हैं। न्यूटन का सूत्र क्या है? न्यूटन फार्मूला
न्यूटन का फार्मूला। ऐसा करते हैं, आपको अब कल पढ़ाएंगे, छोड़ देते हैं हम। आपको अब कल पढ़ाने छोड़ देते हैं, है ना। ठीक है, छोड़ते हैं, कल पढ़ाएंगे आपको। हम ऐप का प्रचार करेंगे, रुको ना, जब आदमी पेज से प्रचार करेंगे पूरा, रुको ना, अभी ना यहाँ प्ले लिस्ट पर अब आ जाएगा। आपको पूरा ख़त्म, माने जो गच्छे हैं पूरा कर देंगे, लेकिन कुछ आदमी पैसा नहीं दिए थे। अच्छा, देखते हैं, अपना काम करते चल जाएंगे। अब आपको कल पढ़ाएंगे, आपको कल पढ़ा देंगे।